नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति का एक टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने पहली क्लास में कुछ आर्टिकल करा दिए थे और आगे का आज हम देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया जाता है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारी एक ट्रिक है कि पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरे के पूरे आर्टिकल राष्ट्रपति के पढ़ सकते हैं। हमने प्रत्येक अक्षर को एक एक अंक में विभाजित कर दिया था, जैसा कि आपने पिछले वाली वीडियो में देखा था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का पद, और पद में हमने पढ़ा था कि पद कहां से लिया गया है। तो ये जो पद लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है, वो सॉरी ब्रिटिश से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटिश से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और इस पद में क्या कहा गया था कि प्रत्येक जो इस पद पर होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के जो पद पर होगा वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा, प्रथम नागरिक कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। और ये पद कभी भी रिक्त नहीं हुआ किसी भी परिस्थिति में, ऐसा हमने इसमें पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। फिर अनुच्छेद 53 भी हमने पढ़ लिया था पिछले वाली वीडियो में, और उसमें पढ़ा था हमने कि अनुच्छेद 53 कार्यपालिका, किसकी कार्यपालिका पढ़ी थी हमने? संघ की कार्यपालिका हमने पढ़ी थी कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर हमने अनुच्छेद 54 पढ़ा। अनुच्छेद 54 में हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है और कौन कौन इसमें शामिल होता है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, जो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 55 पढ़ेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 कहता है कोटा या रीति, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। अर्थात इसका जो मतदान होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और किस प्रकार से चुनाव होता है इसका? गुप्त मतदान होता है। वैसे मतदान सारे गुप्त ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सीखा अनुच्छेद 55 में? राष्ट्रपति की रीति, कौन सी रीति से इसका चुनाव होता है? तो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। फिर बात करते हैं अपन अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। कितना वर्ष होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष। और इसमें कहा गया है कि इसका न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? तो न्यूनतम कार्यकाल होता है 1 दिन। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि 1 दिन कैसे होगा? तो ध्यान दो कि राष्ट्रपति पद पर कोई आएगा तो पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण करेगा, और सपोज डेट अगर वो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाता है तो कार्यकाल कितना हुआ उसका? 1 दिन। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कि राष्ट्रपति समय से पहले भी अपना जो त्याग पत्र होता है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति समय से पहले भी अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। वो भी कैसे? संबोधित करते हुए। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव या पुनर्निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है वह
कितनी बार हो सकता है? तो देखो, राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति 1, 2, 3, 4, 10, 20 कितनी भी बार ये चुनाव लड़ सकता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है निर्वाचन से संबंधित। पुनर्निर्वाचन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से जिस प्रकार से अमेरिका में लड़ा जाता है चुनाव, उस प्रकार से व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, केवल व्यवहार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विस्तार किया गया है। तो अनुच्छेद 58 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एक तो वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पहली योग्यता तो क्या है? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि उसकी आयु, किसकी आयु? जो राष्ट्रपति के पद का दावेदार है उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और वह लोकसभा का सदस्य यानी संसद का एक जो सदन होता है लोकसभा, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लेकिन वह सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति के पद का दावेदार है, जो इस पद पर निर्वाचित होने जा रहा है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वह किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हो। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की दशाएं या शर्तों का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इस पद पर आने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। एक तो शर्त यह है दोस्तों कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस पद पर कार्य करने के लिए उसे कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर वह लाभ के पद पर है तो उसे वह पद या तो त्यागना पड़ेगा या फिर राष्ट्रपति पर उचित कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है कि पागल वह दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। इस पद पर जो ग्रहण कर, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है इसको कोई ग्रहण करता है, कोई भी व्यक्ति विशेष, तो वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अर्थात पागल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और दिवालिया, अगर मान लो कोई दिवालिया है, कर्जदार है, अगर उसको राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति सबसे पहले तो जब इस पद पर होगा तो क्या कर सकता है? आपके अनुसार वह व्यक्ति क्या करेगा? अपना कर्जा चुकाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का दावेदार नहीं बनाते। ठीक है, तीसरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए अगर वह राष्ट्रपति का दावेदार बनने जा रहा है तो। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल है अपने अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 60 में कहा गया है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन करता है? राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करता है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अर्थात राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य होता है दोस्तों, वह भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और यदि मान लो कि ये अपने पद पर नहीं रहे तो इसकी अनुपस्थिति में, कहने का मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारतीय उच्चतम न्यायालय का, इसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं होता किसी कारणवश, तो उसको जो शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वह उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये शपथ कितने प्रकार की दिलाता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को
जो शपथ दिलाई जाती है वह दो प्रकार की दिलाई जाती है। कितने प्रकार की दिलाई जाती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी शपथ दिलाई जाती है? दो प्रकार की, पद व गोपनीयता की। पद व गोपनीयता की। एक तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है, दूसरी उसे गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों हम अनुच्छेद 61 के बारे में वर्णन करेंगे। अनुच्छेद 61 एक जो है वो महाभियोग प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी है, इसको हमने विस्तार पूर्वक लिया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की इसमें समस्या होती है समझने में, तो हमने इसको एक विस्तार पूर्वक से वर्णन, एक सरल भाषा में इसको हम आपको समझा देंगे। अभी देखो कि अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अर्थात महाभियोग प्रक्रिया या पद से हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग संसद के किसी भी सदन, यानी कि महाभियोग जो प्रक्रिया होती है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वह संसद के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है। अब आप ये संसद की किसी भी सदन से, कैसे? मान लो लोकसभा से या राज्यसभा से। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। तो यह जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक से चलाई जा सकती है। ठीक है, फिर देखो इस प्रक्रिया के बाद में क्या होता है, जब यह अभियोग चलाया जाता है उसके बाद में देखो जिस सदन से यह अभियोग चलाया जा रहा है, जिस सदन से यह अभियोग चलाया जा रहा है, उस सदन का उसी दिन, यानी कि जिस दिन ये अभियोग चलाया जा रहा है, तो उस दिन, मान लो कि आज अगर अभियोग चलाया जा रहा है, तो आज के दिन कुल सदस्यों का टोटल, जैसे मानो कि लोकसभा से, यदि मान लो कि लोकसभा से, एक मिनट, जैसे मान लो विद्यार्थियों, जैसे मानो लोकसभा एक तरफ, राज्यसभा, लोकसभा के 543 सदस्य है, 543 सदस्य है और राज्यसभा के 245 सदस्य है। तो इसमें कहा गया है कि जिस सदन से अभियोग चलाया जा रहा है उस सदन का उसी दिन, जैसे मानो आज अगर सदन में अभियोग चलाया जा रहा है, तो आज के दिन कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कहने का तात्पर्य अगर हम ये ले कि मान लो लोकसभा से यह अभियोग चलाया जा रहा है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो लगभग 55 सदस्य उपस्थित होंगे। और राज्यसभा से अगर यह अभियोग चलाया जाएगा तो राज्यसभा में लगभग 25 सदस्य उपस्थित होंगे। ठीक है, तो सदन की शुरुआत होगी, तभी सदन की शुरुआत की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यदि लोकसभा से यह अभियोग चलाया जा रहा है तो लोकसभा में 55 सदस्य उपस्थित होंगे टोटल सदस्यों के, और राज्यसभा के टोटल सदस्यों में से 25 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी इस सदन की शुरुआत की जाएगी। तथा राष्ट्रपति पर अभियोग प्रक्रिया तभी होगी जब उस दिन उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अभियोग की सूचना प्रदान करे। कहने का तात्पर्य है कि मान लो लोकसभा से जो टोटल उस दिन उपस्थित 55 सदस्य हैं, इसका 1/4, यानी इसका 1/4 कितना होता है, तो निकाल लीजिएगा दोस्तों, इसका 1/4 होता है 4 एकम 4, लगभग 14 सदस्य अगर इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह प्रक्रिया 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना स्वरूप प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, जब यह प्रक्रिया मान लो यहां से पूछ जाती है, तब 14 दिन बाद 14 दिन बाद उसी सदन में 14 दिन बाद राष्ट्रपति उसी सदन में या तो स्वयं या अपने किसी व्यक्ति को उसी सदन में किसके लिए भेजेगा, विचार के लिए भेजेगा। यदि सदन द्वारा जिस सदन से भी चला रहा है उसी सदन में, है ना, उस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप
लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो उस दिन उस दिन सदन के जो उपस्थित सदस्य है का 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर दे तो दूसरे सदन में भेजते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि सदन द्वारा राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप को अगर वो सिद्ध करते हैं तो उस दिन जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उस सदन में उसके टोटल कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस अभियोग को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। फिर दूसरे सदन में क्या होता है दोस्तों, दूसरे सदन में क्या होता है, दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप यदि सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरे सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य अभियोग पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति उसी दिन उसी समय से पद से मुक्त समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महाभियोग प्रक्रिया हो गई। एक बार दोबारा देखो महाभियोग प्रक्रिया को दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया को दोबारा देखते हैं। महाभियोग प्रक्रिया देखो, महाभियोग प्रक्रिया या पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो किसी भी सदन से चलाया जा सकता है और जिस सदन से अभियोग चलाया जा रहा है उस सदन में जिस सदन से जो अभियोग चलाया जाएगा उस सदन का उस दिन कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी इस सदन की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, राष्ट्रपति पर अभियोग प्रक्रिया तभी होगी जब उस दिन उपस्थित सदस्य के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना स्वरूप अभियोग की सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर 14 दिन बाद में क्या होता है दोस्तों, 14 दिन बाद में क्या होता है, या तो राष्ट्रपति स्वयं आएगा या अपने किसी व्यक्ति को उसी सदन में विचार के लिए भेजता है। यदि सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो उसी दिन सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दूसरे सदन में विचार के लिए भेजते हैं, जांच के लिए भेजते हैं, विचार के लिए भेजते हैं या जांच के लिए भेजते हैं। भेज दिया। फिर क्या होता है, दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप यदि सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरे सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य अभियोग पर हस्ताक्षर कर दे तो राष्ट्रपति उसी दिन उसी समय से पद मुक्त समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या होता है, देखो इसमें कहा गया है मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति के पद रिक्त के संबंध में क्या कहा गया है। देखो, नए राष्ट्रपति का चुनाव, इस बात को ठीक से समझना दोस्तों, अनुच्छेद 62 में है कि मान लो कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो गया तो इसके संबंध में क्या किया जाता है। मान लो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कार्यकाल यानी कि जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करवा लिए जाते हैं। कहने का मतलब कि पूरा जो वर्तमान में राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल सामान्य रूप से कितना होता है, 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त होता है या हो सकता है, और कौन कौन से है वो कारण देखिए। एक तो राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त हो सकता है त्याग पत्र दे दे, यदि राष्ट्रपति अपने इस पद से त्याग पत्र दे दे तो ये पद रिक्त हो सकता है। दूसरा, मान लो कि राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए तो भी ये रिक्त हो सकता है। और तीसरा, राष्ट्रपति का पद जो रिक्त कराने का कारण है वह है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है,
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर करवाना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 6 माह के भीतर अंदर अंदर करवाना आवश्यक होता है। जब तक राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, सुनना दोस्तों, कि जब तक राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तब तक राष्ट्रपति का जो पदभार है, कार्यभार है, वह उपराष्ट्रपति करता है। यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्या है? देखो, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति किसी भी अपराध वाले व्यक्ति को, अपराध लगे व्यक्ति को माफ कर सकता है तथा उस व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, सजा बदल सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त व आर्मी कोर्ट से सजा प्राप्त व्यक्ति को भी माफ कर सकता है। सजा प्राप्त व्यक्ति को भी माफ कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, हमने 2 क्लासों में संपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा, इनके आर्टिकलों के बारे में, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।